हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमने अब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और आज हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे जो फार्मेकोकाइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम फार्मेकोडायनेमिक्स इसी लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे और इस हमारे इस जो चैप्टर के अंदर एक या तीन या चार वीडियो और बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो फार्मेकोलॉजी के अंदर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको आगे के जितने भी चैप्टर हैं उनमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, मज़ा आने लगेगा फार्मेकोलॉजी के अंदर। तो आई थिंक हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कि हमने सबसे पहले मैं रिकेप बता देता हूँ कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार के ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, किस प्रकार से इसका पास आउट हम करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म में हम एलिमिनेशन पढ़ा था, तो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन था। तो ये मेटाबॉलिज्म हमने कल के लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद हमने टी हाफ लाइफ देखा था और थेरापेटिक जो ड्रग वाला देखा था ना लास्ट टॉपिक, कि किस में हम थेरापेटिक के अंदर ये ड्रग का एनालाइज करेंगे कि कौन सी जो रेंज जिसकी रेंज कम है उसके अंदर नहीं मतलब रिक्वायरमेंट है। जैसे टीडीएम की बात की थी हमने। और ये लास्ट लेक्चर आप अगर एक बार फिर से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे, उसके आगे हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे इसके अंदर। सब उससे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। हम डी अप्लाई पढ़ा था ना, अब हम ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स देखेंगे किस प्रकार से इस ड्रग के अंदर फ्रैक्शन के अंदर चेंजेस आता है, कौन सी ड्रग होती है, किस प्रकार से काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो आज ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया था टीडीएम के बारे में, थेरापेटिक वाला हो गया था। आज हम स्टार्ट करें ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, जिसमें दो प्रकार के जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होती है, जीरो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होती है। तो ये चीज़ अगर आप ये समझना, अगर ये समझ गए तो आगे पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स के अंदर मैं क्या एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने 100 mg टेबलेट ली, वो क्या होगी 6 घंटे के बाद 50 mg, फिर 6 घंटे के बाद 25, फिर 6 घंटे के बाद वो 12.5, फिर 6 घंटे के बाद 6.75, ये रह गई। ये पर जो जो 6 घंटा ये हमारे इसको बोलेंगे टी हाफ लाइफ, ये हो रहा है। और सेम इधर कंडीशन एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि 100 mg थी, वो फर्स्ट 6 घंटे के अंदर 50 हो गई, अगले 6 घंटे के अंदर जीरो हो गई। तो यहाँ आपने कोई चीज़ नोटिस की कि यहाँ तो क्या हो रहा है कि उसका 50% डिक्रीज हो रहा है और वहाँ उसका 50 मतलब जो आधा 50% जा रहा है। यहाँ पर क्या अमाउंट होता है, कांस्टेंट होता है कि कांस्टेंट अमाउंट निकल रहा है कि मैंने 100 लिया तो 100 के अंदर पहले 50 निकला, फिर उसमें से 50 निकल जाएगा। तो 100 में से 50 निकला तो यहाँ की तब बचेगा 50, फिर 50 में से 50 निकला तो जीरो। तो ये तीन कंडीशन यहाँ क्रिएट हुई। लेकिन यहाँ क्या, तो यहाँ परसेंटेज में निकलता है, यहाँ अमाउंट निकलता है। तो मैंने यहाँ जो क्या की कि 100 का 50% कितना होता है, या आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो यहाँ गया 50 आएगा। फिर 50 का 50% होता है 25, फिर 25 का 50% होता है 12.5। तो इस प्रकार यहाँ फ्रैक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक फ्रैक्शन मतलब जो ये दिया गया ना, फ्रैक्शन 50% दिया गया, ये फ्रैक्शन कांस्टेंट होता है कि इसके अंदर आप कितना भी अमाउंट बढ़ा दो, लेकिन जो टी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग जितना 50% है ना, यहाँ फ्रैक्शन हम सब में 50% है। यहाँ क्या आ रहा है कि 50% नहीं अमाउंट है यहाँ पे। तो इस जीरो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर क्या था, फ्रैक्शन कांस्टेंट होता है। ये चीज़ थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेट लगेंगी, लेकिन इस चीज़ को आगे हम रिलेट करेंगे तो आपको एक्सप्लेन मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ अमाउंट कांस्टेंट है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। कि मैं सेम एग्जांपल यहाँ देता हूँ, अब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, देखना एक बार। अब मैंने ये डोज बढ़ा दी, डोज बढ़ा के मैंने 1000 mg कर दी। अब देखना, मैंने यहाँ 1000 mg की तो यहाँ क्या हुआ कि 50% गया, तो इसका 50% किया था 500 mg हो गया, फिर इसका 250 हो गया, फिर ये 125 और 2.5 mg हो गया। तो ये मैं यहाँ इसमें क्या फ़र्क है, मैंने कितना भी अमाउंट बढ़ाया हो लेकिन इसका जो हाफ लाइफ है वो 6 आवर है। और यहाँ भी देखो 6 जो 4 थे, यहाँ भी टी हाफ लाइफ 4 ही है। कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये एक चीज़ मतलब हम बोल सकते हैं कि अमाउंट कितना भी बढ़ाया जाए लेकिन उसका जो फ्रैक्शन होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 100 mg ली, 100 का 50% 50 हो गया। अगर मैंने 1000 mg ली तो 1000 का सीधा 500 mg हो गया। अगर मैंने 10,000 ली तो उसका भी 5,000 हो गया। तो उसमें परसेंटेज में निकल रहा है, अमाउंट डिपेंड नहीं कर रहा वहाँ। और यहाँ क्या हो रहा है कि मैंने अगर यहाँ डोज बढ़ाई, पहले 100 थी मैंने 1000 की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अमाउंट निकल रहा था यहाँ से, इसमें से 50 गया 950, इसमें से 50 गया 900 हो गया, फिर 900 में से 50 गया, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो यहाँ क्या टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी
क्योंकि कोई ड्रग है 1000 mg की मैंने ड्रग दी और वो क्या हो रहा है कि उसमें टी आप लाइफ 6 घंटे लग रहा है। तो अगर इस प्रकार से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अगर फॉलो करती है कोई ड्रग, तो वो क्या होती है, हमने आज ली है तो वो 4-5 दिन तक उसका बॉडी के अंदर मतलब इफेक्ट रहता। अगर 4-5 दिन तक बॉडी के अंदर वो पड़ी है तो टॉक्सिसिटी तो करेगी ना। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है कि अमाउंट कांस्टेंट होता है। इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना आप। यहाँ तो फ्रैक्शन कांस्टेंट होता है, या अमाउंट कांस्टेंट होता है। अब इस चीज़ को आगे रिलेट करना आप, इसमें तो आप कितना ही अमाउंट बढ़ा दो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर, तो इसीलिए जितनी भी हम टेबलेट्स लेते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इस चीज़ को आप याद कर लेना। अगर क्वेश्चन आए कि मैंने ये हम बॉडी के जितनी भी एनी टाइप की ड्रग लेते हैं वो कौन सी ऑर्डर को फॉलो करती है, तो यहाँ आपका आंसर जाएगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। वो इसलिए जाएगा कि आप कितनी भी अमाउंट बढ़ा दो, 1000 mg, 2000 mg, 3000 mg, वो एक फिक्स टाइम के बाद उसको क्या कर देगी, बॉडी से पास आउट करा देगी। अब देखना कितने थे, 4 4 जो मतलब 4 हाफ टाइम थे, मतलब 6 आवर का एक हाफ टाइम था। तो इसने 4 हाफ टाइम के अंदर 100 mg को भी इतना लेके आ गया। अब 1000 mg थी, 1000 mg को भी मतलब रेंज में लेके आ गया, 100 से नीचे लेके आ गया। अगर मैं इसको देखो एक एग्जांपल और सेट कर लो आप, अगर मैं इसको 10,000 देता तो ये फिर अगले वाले में 5,000 हो जाती, फिर ये 2,500 हो जाती, फिर एक ही जाती 1200, मतलब 12,000 ही हो जाती। 1200 तो हो गई नहीं। देखो 4 के अंदर 10,000 से कितना अमाउंट कम हो गया। तो आई थिंक यहाँ ये रिलेट कर रहा है कि यहाँ फ्रैक्शन कांस्टेंट होगा, मतलब परसेंटेज में जाएगा। यहाँ भी 50% कम हो रहा है, यहाँ भी 50% कम हो रहा है, यहाँ भी 50% कम हो रहा है। यहाँ सारी चीज़ें कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ ये इसके अंदर ये एग्जाम्पल नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने अगर 1000 mg दी है तो 1000 mg को जीरो होने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप यहाँ से कैलकुलेट करना है एक बार घर बैठ के कि कितना टाइम लगता है। ये तो मतलब यहाँ भी 4 घंटे, 100 mg को भी 4 लग रहे थे, इसको भी 4 घंटे में, मतलब 2 घंटे और एक्स्ट्रा मान सकते हो इसको और करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या रहता है, कितना भी अमाउंट बढ़ाओ साइड इफेक्ट नहीं करती। एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्या हो जाती है, बॉडी से पास आउट हो जाती है। लेकिन अगर इसकी डोज बढ़ा दी मैंने तो ये क्या लंबे समय तक बॉडी के अंदर रहेगी और ये टॉक्सिसिटी करेगी। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाने की एक एग्जाम्पल लिया है, जबकि यहाँ स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इन एग्जाम्पल को आप रिलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हो किसी चीज़ को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, अब ड्रग जो बाहर निकलेगी ना उसकी क्या रेट होगी, किस रेट से, सॉरी एलिमिनेशन ऑफ ड्रग की बात करेंगे कि बाहर किसी निकलेगी। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन होता है, मतलब प्रोपोर्शन होता है, मतलब एक जैसे कि क्या बोलते हैं 50% की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट हो गया 50% ऑफ ड्रग पर आवर। पर आवर मतलब मैंने एक जैसे निश्चित कर लिया कि पर आवर 1 घंटे के अंदर कांस्टेंट निकलेगी, अगले 1 घंटे में भी वो उतनी निकलेगी, जैसे अमाउंट 1000 mg हो या 10,000 mg हो या 1 लाख हो, अमाउंट तो कांस्टेंट रहेगा ना। समझ रहे हो, इस चीज़ को रिलेट करना है एक बार फिर से आप। इसके अंदर क्या होगा, कांस्टेंट अमाउंट रहता है ऑफ द ड्रग पर आवर। यहाँ क्या रहता है, इसका प्रोपोर्शन रहता है, मतलब कितना पोर्शन इसका क्या हुआ है कि गया है, मतलब यहाँ 50% गया है तो अगले में भी 50 ही जाएगा। ये नहीं है कि 1 घंटे में, कि ऐसे मान लो कि पहले 1 घंटे के अंदर 50% गया, अगले 1 घंटे के अंदर ये 60 नहीं 50 ही जाएगा, तो कॉन्स्टेंट है ना। इसमें क्या होता है कि अमाउंट जाता है 50, यहाँ परसेंटेज में बात हो रही है और यहाँ अमाउंट की बात हो रही है। मतलब यहाँ 100 में से 50 जा रहा है, मतलब 50 बच रहा है, या 1000 से एक रिलेट करना। अगर 1000 mg मैंने दी है तो यहाँ 1000 mg दी है तो इसमें 50 ही माइनस हुआ है तो 950 हो गया, जबकि यहाँ 1000 थी तो सीधा 50% गया तो 500 हो गया। तो ये देखो इस चीज़ में है, ये चीज़ बोली गई जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी थी। अब होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन। अब रेट ऑफ एलिमिनेशन किस प्रकार से होगा कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, ये क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब बताता हूँ कैसे कांस्टेंट रहती है। अब मैंने मानो कि 1000 mg दी है, तो ये 1000 mg थी ना, तो इस 1000 mg के अंदर मैंने एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेक किया कि बॉडी के अंदर 1000 mg क्या थी, ड्रग थी। अब ये 1000 mg थी तो इसकी एलिमिनेशन रेट भी उसी पे डिपेंड करेगी। अगर 100 थी ना तो ये भी 100 उसी रेट से निकल रही थी, और ये 1000 दी तो 1000 भी उसकी जो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन है कि 1000 mg थी तो उसी के हिसाब से बाहर निकलेगी। अब ये यहाँ पर जो रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ कांस्टेंट क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है कि ये 1000 थी ना, 1000 में से 50 ही माइनस होगी, 950, फिर 50 तो 900, फिर 850, 800, 750, 700, 650, 600, तो ये कांस्टेंट चल रही है रेट, ठीक है। और यहाँ ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, डिपेंड इसलिए करती है। अब देखना इसको और इसको कंपेयर करना, पहले प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 थी तो 50% क्या था, केवल इसका 50% गया तो 50 mg बचा, तो 100 माइनस कितना हुआ 50, तो मतलब
इस 6 घंटे के अंदर 50 mg ही क्या हुई है, खर्च हुई है। लेकिन अब मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इसका 50% कितना होता है, 500। तो इस 6 घंटे में 500 mg पास आउट हुई है। आई थिंक ये चीज़ रिलेट कर पा रहे हो। तो इसकी रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जबकि ये कांस्टेंट रहती है। इसकी कितना ही अमाउंट बढ़ाओ इसका, वो घटेगा अपने निश्चित दर से ही, मतलब -50 ही स्टार्ट होंगी। अब आप 1 लाख करोगे तो इसमें -50 ही होगा, 1 लाख तो फिर जो बचेगा वो इस प्रकार से रहेगा। लेकिन इसमें तो परसेंटेज पे घट रही है, तो 1 लाख के हिसाब से ज़्यादा अमाउंट चला जाएगा। फिर थर्ड बात करते हैं, क्लियरेंस की बात करता हूँ कि क्लियरेंस क्या होता है। क्लियरेंस मतलब होता है कि ड्रग को बॉडी से पास आउट कराना, क्लियरेंस कहलाता है। मैंने ऊपर पढ़ाया भी था आपको इस लेक्चर में, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स चल रही थी उस टाइम। तो अब बात करता हूँ, जो क्लियरेंस होता है कांस्टेंट रहता है। यहाँ क्या होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के विपरीत रहता है। अब क्लियरेंस का मतलब होता है जल्दी से जल्दी बॉडी से क्लियर करवाना। तो यहाँ देखना, मैंने अमाउंट 100 रखो या 1000 रखो, कितना ही रखो, ये इसका क्लियरेंस ज़्यादा होगा। मतलब कांस्टेंट इसलिए यहाँ बोला गया है कि कांस्टेंट बोल रहे हैं, मतलब कि जैसे कि 4 हाफ जो लाइफ, जो टी हाफ लाइफ है, उसके अंदर इसका अमाउंट क्या हो गया, एकदम मिनिमम हो गया। यहाँ भी मैंने 1000 लिया तो 1000 के अंदर ही नीचे मिनिमम आ गया। अगर मैं यहाँ 10,000 लेता ना, तो ये 5000, फिर ये 25 और ये 1200, 1250। तो ये 4 के अंदर मतलब 10,000 से कितना अमाउंट कम आ गया। तो ये कांस्टेंट रहता है, मतलब 50% की दर से घटता है कि इसका आधा 50, इसका 50 आधा, इसका 50, इस प्रकार से कांस्टेंट रहता है। यहाँ इसका इसका आधा थोड़ी ना हो रहा है, इसमें भी इसका आधा नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है कि ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो जितना क्या होगा कि, अब मैंने बात की कि प्लाज्मा में क्या होगा कि ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी। मान लो पहले 100 mg थी, तो 100 mg को निकलने के लिए थोड़ा कम समय लग रहा था, निकल रही थी। लेकिन मैंने यहाँ 1000 कर दिया तो इसको क्लियरेंस भी अब ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ तो देखो ये 100 mg थी, तो दो दो हाफ लाइफ, जो लाइफ टी हाफ लाइफ थे उसमें क्लियर हो गई। लेकिन मैंने 1000 कर दिया, अब देखो कितनी टी हाफ लाइफ लगेगी। अभी तो मैंने पूरा इसको सोल्व भी नहीं किया है। तो आप यहाँ कैलकुलेट करना, इससे पता चल जाएगा कि क्लियरेंस में कितना टाइम लग रहा है। यहाँ क्लियरेंस में टाइम लगता है, यहाँ कांस्टेंट रहती है कि कितनी भी मैं एमजी बढ़ा रहा हूँ फर्स्ट के अंदर, वो अपनी निश्चित दर से क्या हो जाएगी, जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगी, जबकि उसको टाइम लगेगा। ये बात थी। अब वो दूसरी बात करता हूँ, टी हाफ लाइफ। यहाँ टी हाफ लाइफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, आपको सीधा सा पता है कि टी हाफ लाइफ 6 घंटे है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। तो मतलब 100 mg 4 टी हाफ लाइफ के अंदर जीरो, मतलब कम हो गया। ये भी टी हाफ लाइफ 4 के अंदर पूरा कम हो गया। ठीक है। लेकिन इसका क्या हो रहा है कि ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन डिपेंड कर रहा है। 100 थी तो इसमें 2 हाफ लाइफ और लगे थे, अब यहाँ मैंने 1000 कर दी तो कितने हाफ लाइफ लगेंगे, वो डिपेंड करता है इस कंसनट्रेशन में, ये कितना अमाउंट है। तो ये बात यहाँ बोली गई है। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। इसके बाद में मैंने अभी ऊपर पहले बोला था, मोस्ट ऑफ द ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर ये क्वेश्चन आए ना, तो इसको आप हाईलाइट करके रख लेना। यहाँ से मतलब ये लाइन आपको स्टेटमेंट में दी जाएगी, तो आपको यहाँ को इसको ऑप्शन में देखना है। ठीक है। तो उसके बाद करता हूँ, ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मैक्सिमम तो इसके द्वारा फॉलो होती है, लेकिन ऐसी कौन सी ड्रग होती है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो इसकी बात करता हूँ कि एक होता है मार्केट में, ये ट्रिक है, सबसे पहले ट्रिक ध्यान में रखना आप। 0 W पावर, ये 0 W पावर है। इसको आपको याद रखना। अब यहाँ से देखना, एक तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के नाम से ड्रग्स आती है, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी। अब बोलोगे सर ये तो नाम सेम है, अब क्या बोल रहे हो। मतलब इस नाम से एक ड्रग आती है, वो इसी को फॉलो करेगी। ठीक है। एक होते हैं वारफेरिन होती है, एक एल्कोहल और एस्पिरिन हो गया। अब इसका एग्जांपल दूंगा, एक होता है थियोफाइलिन हो गया, टोलब्यूटामाइड हो गया, फिर होता है फिनाइलियोटिन हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल यहाँ समझाता हूँ, आपको रिलेट करवाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखना, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, एल्कोहल का इनटेक कर रहा है। ठीक है। इसको मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ वरना, एल्कोहल इनटेक कर रहा है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को क्या करती, फॉलो करती ना, अगर दारू, तो मेरी चढ़ती नहीं कभी। अब मैंने 100 ml का पैक बनाया और पी ली और जीरो हो गया, तो ये अगर फर्स्ट ऑर्डर को क्या कर रही है, फॉलो कर रही। अगर मैं इसकी जगह 1000 ml भी लेता ना, तो फर्स्ट ऑर्डर तो उतने टाइम के अंदर नशा उतार देती मेरा। समझ गए। लेकिन ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। मैंने पहले 100 ml लिया, 100 ml लिया, तो 100 ml को क्या हो रहा है, जीरो होने के लिए पहले 50 ml हुई, फिर ये हो गई, जीरो हो गई। तो इतना ही टाइम लगा। मैंने एक पैक के अंदर क्या हुआ कि मेरा टी हाफ लाइफ था 1 घंटे हाफ लाइफ, मानो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, कि मैंने 100 ml क्या किया, पैक लिया है 100 ml का, तो उसका टी हाफ लाइफ मान लेता हूँ मैं 1 घंटा है। तो ये 50 और ये वाला जीरो। तो मेरा कहने का मतलब 100 ml मेरे 2 घंटे के अंदर क्या हो रहा है, मेरा नशा उतर रहा है।
अब लेकिन मैंने फिर थोड़ा पैक बढ़ाया, 1000 ml किया, मैंने पूरी बोतल के लिए बोला कि मैं तो एक पीऊँगा पूरी। अभी एक बोतल यहाँ आई तो यहाँ देखना सेम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा, ये पहले 950, फिर 900, फिर 850, सब में 1-1 घंटा लग रहा है। अब आप यहाँ कैलकुलेट करना कितने घंटे तक इसका असर रहेगा। तो लोग दारू इसीलिए पीते हैं ताकि लंबे समय तक रहे। अगर ये ड्रग होती है, जीरो ड्रग को फॉलो करती ना, तो ये थी तो यहाँ से 50, 50 से जीरो नहीं होती है। क्या होता है इसका 50% पहले 25 होता, फिर 25 से क्या होती है 12.5 होती, फिर 6.75 होती। तो इसको क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंट के अंदर ये 4 हाफ लाइफ के अंदर कंप्लीट होती। अब ये 1000 mg भी उसी को फॉलो करती। अब देखो 1000 से सीधा होता है 500, 500 से 250, 250 से 125। तो ये देखो इसका लेवल सीधा 4 घंटे के अंदर ही काम हो गया। अभी 4 घंटे के अंदर जीरो पे आ गई। ये क्या हो रही थी, इसी में पता नहीं कम से कम 10-15 घंटे लग रहे थे। तो ये इसीलिए इसमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉलो किया गया ताकि दारू का नशा ज़्यादा रहे। वो इसलिए क्योंकि लोग शौक के लिए पीते हैं, अगर जल्दी उतर गई तो क्या ही काम की। फिर मैं एक बोतल क्यों पीऊँगा, मैं एक पैक लेके सो जाऊँगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को एल्कोहल जो या एस्पिरिन जो फॉलो करती है, हाँ एल्कोहल का एग्जाम्पल अच्छा इसलिए बेटर है, लोगों को पता है इस चीज़ का। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती ना, तो 100 ml पीने वाला भी व्यक्ति और 1000 ml पीने वाला व्यक्ति और 2000 ml पीने वाला व्यक्ति सेम टाइम पे क्या हो जाते, मतलब जीरो। कोई मतलब नहीं था 2 बोतल पीने का, वो वहीं पर मतलब 2 घंटे बाद जीरो हो जाती, चाहे 2000 ml पी, 3000 पी या 4000 पी। क्योंकि उसका तो क्या कॉन्स्टेंट लेवल से घट रहा है, 50% आ रहा है, वो तो जल्दी आएगी ना। अब 2000 पी रहा तो 2000 का सीधा 50, 1000, 1000 से 500, 500 से 250, वो वापस वही चीज़ है कि आप लाइफ के उस सेम पर हावर के अंदर इतना अमाउंट जाना तो तय है, 50% जाना तो तय है। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर को नहीं, जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है ताकि अल्कोहल का नशा लंबे समय तक रहे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते आए थे, एक ट्रिक थी ADME। तो ये 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन से सीधा सा मतलब है कि रीनल हमारी किडनी पे काम करेगा पूरा का पूरा, कि हमारी किडनी अब इसको एक्सक्रीट कर सकती है। तो अब किडनी के बारे में बात करेंगे। तो आपने नेफ्रॉन की संरचना देखी होगी, आई थिंक, मुझे पता हो जहाँ तक आपने 12th क्लास में ये तो पढ़ा ही होगा कम से कम। ये हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, ये PCT होता है, प्रोक्सिमल डक्ट हो गई, ये डिस्टल हो गई, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ये हमारा जो लूप ऑफ हेनले हो गया। फिर इसके इधर जो ब्लड वेसल्स इस प्रकार से निकलती है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। तो आई थिंक कि आप यहाँ तक ये इसको जानते हो, जो मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अब यहाँ देखना कि ये किस प्रकार से हमारी ड्रग को एक्सक्रीट आउट करता है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, हमको ड्रग को पास आउट कराने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ेगा। ड्रग वाटर सोल्यूबल होगी तो ही हमारी बॉडी से पास आउट होगी। ये चीज़ आप मैंने जो पहले के लेक्चर में करवाए थे, 2 या 3 लेक्चर पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया था डिटेल से कि वाटर सोल्यूबल कैसे बनाएंगे और वाटर इनसोल्यूबल कैसे बनाएंगे। तो हमारा मेन पर्पज़ है वाटर सोल्यूबल, जो हमने ऊपर कर लिया। अब जो वाटर सोल्यूबल ड्रग आएगी ना, वो इसके क्या होगी, जो हमारी जो ग्लोमेरुलस पार्ट में ब्लड के द्वारा यहाँ आएगी। तो यहाँ वाटर सोल्यूबल भी आएगी, वाटर इनसोल्यूबल भी आएगी। ड्रग 2 प्रकार की, जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन दोनों का होगा, वाटर सोल्यूबल भी यहाँ फिल्टर हो जाएगी, वाटर इन लिपिड सोल्यूबल भी बोल सकते हैं वाटर इनसोल्यूबल को। तो लिपिड सोल्यूबल भी यहाँ फिल्टर हो जाएगी। अब दोनों का यहाँ फिल्ट्रेशन होने के बाद ये क्या करेगी, PCT के अंदर आगे बढ़ेगी ड्रग से, दोनों साथ में। अब साथ में आगे बढ़ रही हैं तो आप क्या यहाँ एक चीज़ देखना, जो लिपिड सोल्यूबल होती है ना, उसका वापस से रीएब्जॉर्वेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल है और हमारी मेम्ब्रेन भी फैट से मिलकर बनी होती है, और इसलिए क्या हो जाती है, वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये रीएब्जॉर्ब होगी तो वाटर सोल्यूबल बचेगी, वो आगे इसके अंदर पास आउट होती हुई, सॉरी, इसके अंदर से ट्रेवल करती हुई पास आउट हो जाएगी। पहली चीज़ ये। दूसरी होती है एक रीएब्जॉर्प्शन, एक सिक्रीशन की भी यहाँ हमने देखा है कि एक सिक्रीशन वर्ड भी आता है, कि हमने जो यूरिन वाला पढ़ा था ना, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा था, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ये तीनों की तीनों होती है। हम यहाँ एनाफीजियो के अंदर भी पढ़ेंगे इसको, जब हम रीनल वाला सिस्टम पढ़ेंगे, रीनल सिस्टम, तब यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो यही कंडीशन इसके साथ भी अप्लाई होती है कि उस ब्लड के साथ या लिक्विड के साथ ये सारी की सारी कंडीशंस होती हैं। अब एक चीज़ आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि हमने फिल्ट्रेशन करवा दिया, रीअब्जॉर्प्शन करवा दिया, तो सिक्रेशन भी तो होगा ना। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका सिक्रेशन करना भी ज़रूरी है। तो कुछ ड्रग जैसे वासा जो हिलने का लो, जो वासा रेक्टा, उसके अंदर ब्लड में से इसके अंदर जाएगी, यहाँ से सीधी पास आउट होगी। क्योंकि अब मैंने आपको एक ऊपर एग्जांपल दिया था, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी ब्लड वेसल थी ना। अब ब्लड के अंदर क्या थी, कुछ प्रोटीन थी, ठीक है।
अब प्रोटीन के साथ ड्रग क्या होती है, बाइंड होती है, चीज़ मैंने आपको डिटेल से ऊपर बताई है। तो यहाँ से जो ड्रग के मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड हो गए। अब बाइंड होने के बाद अब यहाँ पर जो ये अगर ये बाइंड हुआ मॉलिक्यूल यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुँचने पर आपको चीज़ ये एक चीज़ फिक्स पता है कि यहाँ ग्लोबुलस के अंदर प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। अब प्रोटीन का नहीं होगा तो इस प्रोटीन बाइंड मॉलिक्यूल्स के साथ जितनी भी ड्रग्स मॉलिक्यूल है उनका भी नहीं होगा। अगर उनका नहीं होगा तो अब यहाँ टॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है, ये चीज़ आपको पता है। तो इसको हमें पास आउट कराना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो इसको पास आउट कराएंगे तो इसके लिए क्या होगा, सिक्रेशन होगा। यहाँ तो नहीं हो पा रहा है तो वो आगे ब्लड के द्वारा जाके डायरेक्ट यहाँ सिक्रेट आउट करेगा इसको, फिर ये यहाँ से पास आउट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मैंने जितनी भी अभी बात बोली आप कन्फ्यूज़न मत होना, मैं इसको डिटेल से अभी इसके अंदर बताऊँगा कि किस प्रकार से क्या क्या होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि लिपिड सोल्यूबल एज वेल एज वाटर सोल्यूबल कैन बी फिल्टर्ड, दोनों फिल्टर्ड होंगी। तो फिल्ट्रेशन इज इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब यहाँ फिल्ट्रेशन मैंने बोला इन्वर्सिबल होता है, मतलब उसका उल्टा था। यहाँ जो ये फिल्ट्रेशन मैंने अभी बोला कि फिल्ट्रेशन विद क्रमोनोपैथी होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जो क्या होती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो ड्रग्स होती है जो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है वो यहाँ पर क्या होती है फिल्टर नहीं हो पाती, इसकी उल्टी होती है। मतलब यहाँ ये दोनों तो हो गई जो फिल्टर, लेकिन ये जो बाइंडिंग वाली जो प्रोटीन है वो यहाँ फिल्टर नहीं होगी। तो ये बात यहाँ बोली गई है। तो आगे बात करता हूँ फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिर ये ड्रग यहाँ आएगी, ये ड्रग आ गई तो यहाँ से लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वापस बाहर निकाला जाएगा, ये चीज़ को आपको पता है। तो इसको क्या करेंगे 99% ऑफ GFR रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये भी आपने पढ़ा कि वाटर, मान लो कि यहाँ पर डे 180 लीटर वाटर का ब्लड होता है, यहाँ फिल्टर होता है। तो हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन एक तो 1 से 2 लीटर ही होता है ना, तो वापस जो और बाकी का 99% वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लिपिड सोल्यूबल ड्रग भी रीअब्जॉर्ब हो जाती है, चीज़ मैंने बता दी, क्योंकि यहाँ जो मेम्ब्रेन होती है फेट सोल्यूबल होती है तो उससे इजीली क्या हो जाती है वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होता है एक्सक्रीटेड हो जाती है। और यहाँ पर जो ये आगे ब्लड वेसल्स इस प्रकार से आगे इसके चारों ओर ऐसे चलेंगे, है ना, ये आपको पता होगा, डायग्राम आपने पढ़ाया है एनाटोमी के अंदर। तो ये जो यहाँ से इसके बराबर में चल रही है तो इसके अंदर ऐसा तो है ना कि पूरी की पूरी जो वाटर सोल्यूबल एक साथ हो जाएंगे, कुछ अमाउंट इसके अंदर रह जाएगा। तो जो रहेगा वो यहाँ से क्या होगा इसके अंदर एक्सक्रीट होगा या सिक्रेशन किया जाएगा। अब ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा। वीक एसिड ड्रग पॉइजनिंग और वीक बेसिक ड्रग पॉइजनिंग, ये दो कंडीशन है। अब आप यहाँ देखना कि जो वीक एसिड ड्रग पॉइजनिंग होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाला एग्जाम्पल यहाँ वापस आएगा। देखना कि जो पहली बात हम एसिडिक ड्रग लिखेंगे, एस्प्रिन हो गया, बारब्यूटेरेट हो गया, ये मिथोट्रेनेट हो गया, ये ड्रग्स होती है एसिडिक नेचर की होती है। अब एसिडिक नेचर की होती है तो इसमें क्या क्या है कि हमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पड़ रहे हैं। तो अभी एसिडिक नेचर की ड्रग है तो इनको हमें बॉडी से पास आउट कराना है। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन करेंगे कि ऐसा क्या करें कि ये क्या हमारी बॉडी से पास आउट हो जाए। तो पास आउट होने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें ड्रग्स को वाटर सोल्यूबल बनाना है, जो मैंने आपको ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वही चीज़ यहाँ हम यहाँ करेंगे। देखना जो ये एसिडिक ड्रग्स थी ना, ड्रग पॉइजनिंग बोला यहाँ पर, तो ये पॉइजनिंग मतलब इसका जो इफेक्ट हो रहा है वीक हो रहा है, वीक एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग थी। तो अब इसको मठाने के लिए, इसका इफेक्ट हटाने के लिए क्या करेंगे, यूरिन को क्या करेंगे एल्किलाइन बनाएंगे बाई गिविंग सोडा बाइकार्बोनेट, बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे इसको। ये सोडियम बाइकार बेसिक नेचर का होता है तो यूरिन को बेसिक बना देंगे। तो ये हम इसको आईवी थेरेपी के द्वारा दे सकते हैं। इंजेक्शन होता है सोडा बाइकार्बोनेट का, एक इंजेक्शन आता है, उसके थ्रू हम ब्लड में देंगे तो इसमें ये यूरिन के अंदर जाएगा। यूरिन बेसिक नेचर का है, ये ड्रग एसिडिक नेचर की है। तो दोनों मिलके एसिडिक ड्रग गेट आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज मतलब वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल बन गई। तो वाटर सोल्यूबल बनते हैं नो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ वापस रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और ड्रग को क्या कर देंगे एक्सक्रीट आउट कर देंगे। अब हमारा टारगेट था कि एक ड्रग गई, ड्रग जाने के बाद ये क्या थी, वो लिपिड सोल्यूबल बोल सकते हो इसको। लिपिड सोल्यूबल ये ड्रग थी, सारी की सारी एसिडिक नेचर की थी। अब हमारा टारगेट ये है कि इसको वापस क्या करना है, रीअब्जॉर्ब नहीं करने देना है। कि हमारा को टारगेट ये है कि वापस इसको बॉडी में नहीं आने देना है, इसको पास आउट कराना है। अब पास आउट तभी होगी जब ये आयोनाइज हो जाएगी। तो आयोनाइज करने के लिए ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, एसिडिक बनाएंगे उसको, सॉरी बेसिक नेचर का करेंगे। बेसिक करते टूट जाए क्योंकि पहले से एसिडिक था, बेसिक नेचर मिलते ही आयोनाइज होने से अब अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब दूसरी यही कंडीशन इसका उल्टा कर सकते हो, अगर बेसिक नेचर की है तो यूरिन को अब हम एसिडिक बनाएंगे, एसिडिक बना के आयोनाइज हो जाएगी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।
और मैंने ये चीज़ें ऊपर जो बेसिक सबसे पहले क्लास स्टार्ट की वहीं डिस्कस कर दिया था। अब तो ये इसको मैंने दोबारा से बताया है डिटेल से, क्योंकि यहाँ ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पूछता है कई बार। तो ठीक है, सॉरी। अब हम बात करेंगे ट्यूबुलर सिक्रेशन की, बात करेंगे कि किस प्रकार से इसमें सिक्रेशन होता है। तो ड्यू टू पंप्स होते हैं, कुछ पंप्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं इन पीसीटी के अंदर, जो क्या करते हैं, ड्रग्स इज द सीक्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू यूरिन थ्रू द ट्रांसपोर्टर। अब मैंने बोला था, मैंने यही समझाया था कि कुछ ड्रग्स होती हैं वो क्या होती है कि बॉडी के यहाँ से इसके अंदर नहीं जा पाती है, तो जो यहाँ से डायरेक्ट जाएंगी, जैसे कि कुछ ड्रग्स रह गई वो लिपिड सॉरी वाटर सोल्यूबल, तो वो यहाँ से सीधी पास आउट हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं सिक्रेशन। ये हो गया कि यूरिन थ्रू द ये पास आउट हो जाएगी। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इसका भी इंपॉर्टेंस क्यों है। अब एक चीज़ याद रखना है कि अगर मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर हार्मफुल जो ड्रग्स थी वो फिल्टर नहीं हो पाई, अब नहीं हो पाई, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब हम इसको सीक्रेट करेंगे सीधा डायरेक्ट ब्लड से, वो जो हिलने का लूप और वसा रेक्टा के अंदर डायरेक्ट क्या कराएंगे, इसमें सीक्रेशन करवाएंगे कि इस वाले पोर्शन से, तो क्या हुई, जो ये वाले पोर्शन दे रहेगा यहाँ, तो ये ड्रग यहाँ नहीं जा पाई क्योंकि आगे से प्रेशर था, तो ये आगे मूव हो गई। अब इसके पास दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि अगर ये ब्लड इसके पास से होकर निकल रहा है, तो यहाँ से किसी ना किसी रूट के द्वारा इसको इसमें डाल दिया जाए ताकि पास आउट हो जाए। तो पास आउट हो जाए, तो यही सीक्रेशन की बात होगी यहाँ। अब ये बात करता हूँ कि ये एक जो ड्रग आती है पेनिसिलिन इज़ द शॉर्ट एक्टिंग, ये मतलब शॉर्ट एक्टिंग होती है, छोटे समय के लिए काम करती है। अब कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऐसे भी होते हैं कि हार्मफुल को बाहर निकालना है, और जो बढ़िया है उसको, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव है उसको रोकना भी, दोनों ही काम करते हैं ना। ऐसा तो है ना कि हार्मफुल चीज़ें बाहर निकालते हैं, कि हम, हमारा नेचर क्या होता है कि हम हमारे नेगेटिव विचार बाहर निकालते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी नेगेटिव बाहर निकालेंगे पॉजिटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव तो फिर इनटेक करेंगे ना, मतलब हमारे को पॉजिटिव विचार रखने हैं, नेगेटिव को बाहर निकालना है, या हमारी जो बुरी आदतें हैं उनको बाहर निकालना है, अच्छी आदतें हमें ग्रहण करनी है या एक्सेप्ट करनी है। तो इसी प्रकार ड्रग्स में भी होता है। ड्रग्स में क्या करते हैं कि जो जो हमारे पास हार्मफुल ड्रग्स होती है उनको तो बाहर निकालना है, और जो बेस्ट ड्रग है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है उनको क्या करना, ब्लड में रखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, मतलब एक छोटे समय के लिए ही क्या कर पाती है, ब्लड में रुक पाती है ड्यू टू ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा हमारे जो ये सिक्रेशन होता है उसके अंदर इसको सीक्रेट आउट कर दिया जाता है, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग होती है तो बॉडी इसको सीक्रेट करवा देती है, ये जो हमारी ब्लड से सीधा इस पीसीटी के अंदर भेज देती है, और फिर ये पास आउट हो जाती है। तो ये पास आउट जल्दी हो रही है, तो ये वर्क कम कर पा रही है। अब इसकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा क्या करें कि इसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो यहाँ एक दिया गया पेनिसिलिन, एक होता है प्रोबेन एसिड होता है, एक प्रोबेन एसिड होता है, इसको साथ इसको देते हैं, दोनों को मिक्स करके देते हैं। तो इसका नेचर क्या होता है कि ये बोलता है पेनिसिलिन से कम एक्टिंग होता है, मतलब रैपिड होता है, रैपिड एक्टिंग करता है, मतलब जल्दी होता है कि इसका वर्क जल्दी होता है। तो आई थिंक मैं आपको किस प्रकार से समझाऊँ, एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि डायग्राम के बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। चलो मैं यहाँ बताता हूँ कि जो एक पेनिसिलिन है, मानो कि ये 20 मिनट के अंदर क्या हो रही है, अपना वर्किंग एफिशिएंसी कर रही है, लेकिन ये जो प्रोबेन एसिड होता है ये बोल रहा है मैं तो 5 मिनट में काम करूँगा मेरा। इसका काम क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन ड्यू टू हायर एफिशिएंसी फॉर ट्रांसपोर्टर। अब ये बोलेगा पेनिसिलिन को, बोले तेरे से पहले मैं जाऊँगा। अब जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल आपको समझाता हूँ, थोड़ा हम क्लीन कर लेंगे वापस। जैसे ये हमारी तो पीसीटी थी, ये हिलने का लूप हो गया, इस प्रकार से ये डीसीटी हो गई। दूसरी यहाँ हमारी ब्लड वेसल थी, ठीक है, दोनों हो रहे। अब इस ब्लड वेसल के अंदर ये वाली क्या है, पेनिसिलिन थी, ठीक है। तो ये क्या कर रही थी, पहली वाली कंडीशन, ऊपर वाली मैंने लाइन बोली कि पेनिसिलिन शॉर्ट एक्टिंग ड्यू टू सिक्रेशन। अब ये शॉर्ट एक्टिंग थी, अगर मैंने अकेले पेनिसिलिन को दिया तो क्या करेगी, जल्दी शॉर्ट एक्टिंग इसके जैसे पास आएगी, इसके अंदर चली जाएगी, पास आउट हो जाएगी, तो बॉडी में तो इसने काम किया ही नहीं प्रॉपर अमाउंट में। अब इसको यहाँ से रोकने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, पेनिसिलिन के साथ ये वाला साल्ट या ड्रग्स भी देना स्टार्ट कर दी, दोनों को मिक्स में दिया। अब दोनों को मैंने मिक्स में दिया, तो मैं कलर चेंज करके यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, कि ये मान लो ये वाली दूसरी होगी प्रोबेन एसिड हो गया, इसकी अमाउंट हम ज़्यादा रखेंगे। अब इसकी अमाउंट ज़्यादा रखेंगे तो ये पेनिसिलिन से पहले इधर जाएगा, मतलब ये जल्दी जाएगा, समझ रहे हो। तो जो जितने भी हमारे प्रोटॉन पंप्स या ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके द्वारा ये जाने लग जाएंगे, तो ये क्या रहेंगे, ये कम अमाउंट पे जाएगा, इसके कंपेयर में ये भी जाएगा लेकिन कम जाएगा, और ये पास आउट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के अंदर मान लो कि मैंने पेनिसिलिन के 50 मोलिक्यूल दिए और इसके मैंने 1000 मोलिक्यूल दे दिए। अब आप बताओ कि इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा बाहर निकलने की, इसकी कम है वैसे भी,
इसकी ज़्यादा तो ये 1000 पहले से संख्या में भी ज़्यादा है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा बाहर निकलनी, तो ये ज़्यादा निकलेंगे, ये कम निकलेंगे। ये मान लो कि 20 ही निकले तो 30 मॉलिक्यूल रह गए, ये निकल जाएंगे 800। तो हमारा भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया, दोनों काम यहाँ हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये इसको प्रीफर करते हैं ताकि पेनिसिलिन की वर्किंग एफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर बनी रहे लंबे समय तक। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे, मैंने मेरा पूरा एफर्ट लगाया है। एक बार आप फिर से समझने की कोशिश करना। इसको हम लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले शॉर्ट एक्टिंग थी। अब ये ड्रग अकेले तो शॉर्ट एक्टिंग थी, लेकिन दोनों मिक्स होने के बाद ये लॉन्ग एक्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये वाली सिक्रेशन हो जाती है, ये हमारी बॉडी में रह जाती है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन ड्यू टू हायर एफिशिएंसी फॉर ट्रांसपोर्ट, ये इसके अंदर हो जाएगी। अब मैंने इतना जो पढ़ाया है, इसकी कुछ 2 बातें मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ आप रिलेट करना ये सही है या गलत है। अगर मान लो कि बॉडी के अंदर क्लियरेंस ज़्यादा है ग्लोब्यूलर फिल्ट्रेशन से, तब क्या होगा? क्लियरेंस ज़्यादा है, इसका मतलब हो गया कि 120 mg जा रहा है जबकि 100 mg फिल्टर हुआ था। तो इसका मतलब है ट्यूबुलर सिक्रेशन मस्ट बी प्रजेंट, मतलब इसके अंदर है, प्रजेंट है। और ये दूसरा दिया गया, जो क्लियरेंस कम है ग्लोब्यूलर फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब होता है रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। अब ये दोनों कंडीशन में क्या हूँ आपको एक बार बताता हूँ कि किस प्रकार से हुआ है, दोनों को मैं कंपेयर करूँगा एक बार। इसमें टाइम इसलिए लगता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, सीधी सी बात यही है। ये वाली एक कंडीशन थी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि इसमें ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा, तो ये वाली फर्स्ट कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लो कि ये वाली ब्लड वेसल्स यहाँ से निकल रही है, ये वाली ग्लोमेरुलस के अंदर होकर इस प्रकार से इसके पास से निकलेगी, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि ड्रग थी, मैंने ये जो ड्रग्स दिए, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या हुआ 100 mg का ही हुआ, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि क्लियरेंस 120 mg का हो रहा है। अब यहाँ पर तो 100 mg चल रही है, देखो 100 साल इसके अंदर चलती जाएगी 100 चल रही, अभी 20 कहाँ से आएगी? तो 20 यहाँ से जाएगी। तो यही बोला ना इसमें, ट्यूबुलर सिक्रेशन मस्ट बी प्रेजेंट, सिक्रेशन हो रहा है ना, समझ गया ना इस बात को। अब दूसरी कंडीशन को उल्टा कर दो, उल्टा मैं इस कंडीशन को उल्टा करूँगा तो 1 मिनट में इसी को रब कर देता हूँ थोड़ा। हाँ यार, अब मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ, ठीक है। अब देखना ये दूसरी कंडीशन क्या, क्लियरेंस 100 mg हो रहा है। 1 मिनट सॉरी, बोला कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना था, 120 था, 120 mg आया, लेकिन इधर से 100 ही निकल रहा है। ये 20 कहाँ गया? 20 इसके अंदर आ गया। तो यहाँ बोल रहे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मस्ट बी प्रेजेंट। आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर ये वाला यहाँ दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये समझना है क्यों दिया गया है। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको अच्छे से, मैंने मेरे पूरे एफर्ट लगाए यहाँ तक आपको समझाने के लिए। अगर यहाँ भी समझ में नहीं आया तो एक बार वापस बैक करके इस वीडियो को देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से वीडियो डाल दूंगा इसका डिटेल से, कि पूरा डायग्रामेटिक हम अलग से डिटेल वो डायग्राम लेके आएंगे, उससे समझेंगे। तो यहाँ तक हमारी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो कंप्लीट होती है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 2 पढ़े थे, टर्मिनोलॉजी फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स। तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स यहाँ आके कंप्लीट होती है। तो आई थिंक यह वीडियो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स की। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है कि किस प्रकार से सारी चीज़ें चलती हैं, तो इसका इंट्रो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कल के लेक्चर के अंदर ये फार्माकोडायनेमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन हम अभी इस लेक्चर को यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि डायनेमिक्स वाला वीडियो हम अलग से सेपरेट बनाएंगे, वन शॉट बनाएंगे, ताकि दोनों के अंदर ना हो कि आपको 2 वीडियो ना देखने पड़े। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे वाला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने नोट्स यहाँ तक प्रिपेयर किए हैं, आगे और इसके बनाने हैं ताकि आपको वन शॉट में क्लियर कर सकूँ कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा डायनेमिक्स कंप्लीट हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।